आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन टर्म सबसे पहले दुनिया को लॉर्ड कृष्ण ने दिए थे। उन्होंने कहे थे कि आत्मा न तो मरता है, न तो क्रिएट होता है, न डिस्ट्रॉयड होता है। उसके बाद आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फिजिक्स में मोमेंटम आया। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, किसी भी तरह का फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, वहां पर मास कांस्टेंट रहता है, यानी मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आ गया? जैसे सपोज दैट एग्जांपल में हम ले 1 किलो वाटर ले, उसको वेपराइज करें, 1 kg वाटर वेपर बनेगा। 1 kg वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दें, 1 kg ही होगा। यानी फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंजिंग हो रहा है किसी सबस्टांस का, तो उसका मास में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। उसी तरह से कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, मान लिया कि कार्बन को बर्न करवाते हैं, तो 12 ग्राम कार्बन बर्न करेगा, तो उसके लिए 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यह लॉ कहता है मास नाइदर बी क्रिएटेड या मास of the total mass of the reactant, total mass of the reactant total mass of the reactants is equal to the total mass of product. Total mass of reactant is equal to the total mass of product by any physical and chemical changes. एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, कल फिजिकल के लिए हम बात करें, यहां पर मान लिया कि 1 kg वाटर है, इसको आइस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg आइस होगा। इसे वेपर में चेंज करेंगे तो 1 kg वाटर वेपर होगा। उसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन में बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता। तो यदि हम 12 ग्राम कार्बन
और इसके बर्न कंप्लीट बर्न करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसका मास हो जाएगा 44 ग्राम। दूसरा हम एग्जांपल है, मान लिया कि यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसमें सोडियम क्लोराइड मिला दें प्लस वाटर, तो ये तीनों का जो मास होगा, मान लिया कि तीनों का मास, और ये बनेगा आपका सिल्वर क्लोराइड, ये प्रेसिपिटेट करता है, और सिल्वर सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो ध्यान दें यहां पर यदि हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट का वजन यदि यहां पर जितना हो, इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट ले लें, तो ये दोनों के वेट के इक्वल होता है, यानी ये टोटल का वेट रिएक्टेंट का हो और यहां पर इक्वल होगा वेट प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का जितना वेट होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। बात समझ में आ गया? तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जिस तरह से कृष्ण क्या कहते हैं, आत्मा को ना तो हम बना सकते, इसको आग में डाल दो, पानी में दहा दो, कुछ भी कर लो, वो अमर होता है, न डिस्ट्रॉयड होता है न क्रिएट होता है, केवल बॉडी का चेंजिंग होता है। उसी तरह से कहता है कि किसी भी तरह का केमिकल चेंजिंग हो रहा हो या फिजिकल चेंजिंग हो रहा हो, तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देंगे, ये केवल वैलिड है फिजिकल और केमिकल चेंजिंग के लिए। यदि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। जहां कहीं भी न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है एटॉमिक रिएक्टर में या हाइड्रोजन बम बनता है, वहां पर मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। बात समझ में आ गया? वहां पर मास, आपका आइंस्टीन का एक फॉर्मूला सुने होंगे या पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन ने दिए थे, किसने दिए थे? आइंस्टीन ने। और इसी फार्मूला के कारण, थ्योरी के कारण एटम बम बना है या एटॉमिक रिएक्टर काम करता है। यानी वहां पर यूरेनियम को कन्वर्ट कर लिया जाता है, यूरेनियम को रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन करा कर करके प्रोडक्ट में प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यहां पर यदि हम करेंगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में, तो टोटल रिएक्टेंट का मास टोटल प्रोडक्ट का मास नहीं होगा। लेकिन केमिकल चेंजिंग, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल चेंजिंग के बारे में। तो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं भी फिजिकल चेंजिंग हो रहा है, वहां पर ये लॉ 100% सही है, वैलिड है। ये बात समझ में आ गया? इस लॉ को फर्स्ट बार किसने दिए थे? लिबोजर्स ने। किसने दिए थे? लिबोजर्स ने। समझ गए? और यही कारण है कि द फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको कहा जाता है? लिबोजर्स को कहा जाता है। तो ये लॉ तो समझ गए। अब हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ें। सेकेंड लॉ कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।
लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक ही है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का है या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स से प्राप्त करें, किसी भी सोर्स से प्राप्त करें या किसी भी मेथड से प्राप्त करें, वह कंपाउंड सेम एलिमेंट से बना हुआ रहेगा। वह कंपाउंड सेम एलिमेंट से बना हुआ रहेगा और एलिमेंट के जो मास का जो रेशियो है, एलिमेंट के जो मास का जो रेशियो है वह हमेशा कांस्टेंट होगा। कहने के मतलब यहां पर यह हुआ कि वाटर है, वाटर अलग अलग सोर्स से प्राप्त कर लीजिए। एक हिमालय पर्वत से वाटर ले आए, एक वाटर जो है सी समुद्र से प्राप्त कर ले, एक व्यक्ति वाटर जो है टैप से प्राप्त कर ले, कहीं से भी वाटर प्राप्त करें, क्या अलग अलग सोर्स से वाटर प्राप्त कर रहे हैं तो हर एक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ रहेगा कि कोई दूसरे चीज से भी? तो वाटर कहीं से भी प्राप्त कर लें, हर एक में, हर एक वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही देगा और उसका मास का रेशियो ज्ञात कीजिएगा तो हर एक में एक ही प्राप्त होगा। उसी तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, कार्बन को जला करके रिस्पिरेशन से, एलपीजी गैस से, कहीं से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कीजिए, हर एक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ रहता है, सेम एलिमेंट से बना हुआ रहता है और उस एलिमेंट का वेट का जो रेशियो है वह सेम होता है। तो यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इसे हम लिखेंगे एनी कंपाउंड obtained by any source or any method any compound obtained by any source or any method it is formed by same elements, same elements and the weight ratio of elements present in compound is सेम। एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, जैसे वाटर प्राप्त करते हैं अलग अलग मेथड, फ्रॉम सी, दूसरा मेथड फ्रॉम रिवर, तीसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न करते हैं, इस तरह से वाटर प्राप्त कर लिए। चौथा तरीका मीथेन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। यहाँ पर भी वाटर बना। तो वाटर आप कहीं किसी भी सोर्स से प्राप्त करें या किसी भी मेथड से प्राप्त करें, वाटर हमेशा बना हुआ रहेगा 2 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा, आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिल करके 18 ग्राम वाटर। हर एक में वाटर में यही रेशियो रहेगा। वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें, वाटर को यदि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं अलग अलग सोर्स से वाटर लिया गया और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया, मान लिया कि टोटल ये 36 ग्राम लिया गया, सपोज दैट 36 ग्राम अलग अलग सोर्स से वाटर लिया गया, समझ गए। अब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करावेंगे तो हाइड्रोजन 4 ग्राम प्राप्त होगा और ऑक्सीजन 32 ग्राम प्राप्त होगा, 32 ग्राम प्राप्त होगा। तो कहीं से भी ये वाटर जो लाए हैं, एक बार रेन वाटर ले लिए, दूसरे बार हिमालय पर्वत से वाटर ले आए, तीसरे बार गंगा जल से लाए, 3-4 वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 36 ग्राम वाटर लिए और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हर एक केस में 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स से प्राप्त करें, उसमें सेम एलिमेंट से बना हुआ रहेगा और उसका एलिमेंट का जो रेशियो होगा वह हमेशा कांस्टेंट होगा। इसलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बात समझ में आ गया। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? ध्यान दें, ये लॉ कहता है कि 2 एलिमेंट लिया गया, 2 एलिमेंट लेते हैं और उसे कंबाइन कराया, जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, या कार्बन को ऑक्सीजन से कंबाइन कराया जाता है, एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। बात समझ में आ गया। और दूसरा, कार्बन को ऑक्सीजन से जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब यहां पर उसी तरह से सल्फर को ऑक्सीजन से जलाते हैं तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर को ऑक्सीजन से जलाते हैं, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड के प्रेजेंस में एक्सेस ऑक्सीजन जब रहेगा तो ये बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है। तो कोई भी कंपाउंड 2 एलिमेंट को आपस में कंबाइन कराते हैं, वह यदि मोर देन 1 कंपाउंड देता हो, मोर देन 1 कंपाउंड देता हो, एक का फिक्स्ड मास, एक का फिक्स्ड मास अदर के डिफरेंट मास से कंबाइन करावेंगे, एक का फिक्स मास अदर के डिफरेंट मास से कंबाइन कराते हैं तो
अदर एलिमेंट के अलग अलग रिएक्शन में जो मास का जो रेशियो होता है वह होता है सिंपल रेशियो में। सिंपल रेशियो माने 1 2 2 3 4 5 इस तरह से होता है। यानी ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो करता है। जैसे यहां पर देखें CO और CO2, कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का यहां पर 1 गुने 16 ग्राम है। इसमें कार्बन का 12 ग्राम, यहां पर ऑक्सीजन का है 2 इंटू 16 ग्राम। एक का फिक्स मास 12 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो यहां 16 का मल्टीपुल है, तो लॉ ऑफ मल्टीपुल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से दूसरा ले सकते हैं, मान लिया कि हाइड्रोजन H2O भी बनता है और H2O2 भी बनता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहां पर हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 गुने 16 ग्राम। यहां पर हाइड्रोजन का 2 ग्राम और 2 गुने 16 ग्राम। यहां एक का फिक्स मास, अदर के जो डिफरेंट मास का जो रेशियो है वह 16 का मल्टीपुल है। यहां पर भी वही चीज है, तो यहां पर इस लॉ को फॉलो करता है। अब है इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? बोलिए इसको लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? यहां पर दो एलिमेंट, when two elements combine to form more than one compound. When two elements combine to form more than one compound, the masses of one of the elements combine with fixed mass of other elements ध्यान दें, when two elements combine to form more than one compound, दो एलिमेंट कंबाइन करता है और बनाता है एक से अधिक कंपाउंड। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, दो एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट का डिफरेंट मास कंबाइन करता फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो दो एलिमेंट में जो अदर बच गया उसके फिक्स मास से कंबाइन करता है। द रेशियो ऑफ mass, the ratio of mass is a simplest whole number ratio, simplest whole number ratio। फिर से देख लीजिए, when two elements combine to form more than one compounds, the masses of one element combine with fixed mass of other element, the ratio of masses is a simplest whole number ratio।
उसका मास का जो रेशियो होता है वह सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होता है, यानी एक दूसरे का मल्टीपुल होता है। ये समझ में आ गया? अब है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास के बारे में देखें। हम लोग कौन कौन लॉ पढ़ चुके हैं? पहला लॉ पढ़े कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ पढ़े एनी कंपाउंड फॉर्म बाय कांस्टेंट कंपोजिशंस, तीसरा पढ़े लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और चौथा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास बहुत इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी बुक में दिया भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। इक्विवेलेंट वेट के बारे में एक पूरा वीडियो में बता देंगे। इक्विवेलेंट मास के बारे में एक पूरा वीडियो में बताएंगे, आज उसमें इसके शॉर्ट बता रहे हैं। ध्यान दें, कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज सेम number of ग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान दें, ये जो लॉ है वो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होगा प्रॉब्लम बनाने में। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा होगा प्रॉब्लम बनाने में, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होगा। तो इस लॉ के बारे में ध्यान से समझें। किसी भी तरह का रिएक्शन हो रहा हो, प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। जैसे हम बात करें, जैसे मान लिया कि यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ए क्यू का मतलब एक्वस होता है, इसमें डाल दिया गया एक्वस सोडियम क्लोराइड, या यहां पर ले लो, मान लें कि एक्वस कॉपर सल्फेट है और इसमें आयरन डालते हैं, तो ये आपका एक्वस फेरस सल्फेट बनेगा और सिल्वर क्लोराइड प्रस्तुत करेगा। तो इस लॉ के आधार पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यदि आयरन के लिए बात करें, Fe इक्वल होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, नम कॉपर है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन is equal to the number of gram equivalent copper। ध्यान दें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आयरन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर होगा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट ऑफ आयरन में डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ आयरन, इक्वल होगा वेट ऑफ कॉपर डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ कॉपर, इक्वल होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट।
तो हर एक रिएक्टेंट इसका भी उतना ही होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, उतना ही इसका होगा। हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। बात समझ में आ गया? यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, इससे यदि आपको कुछ बेनिफिट है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही, अगले क्लास में इसी पर आगे बतावेंगे और प्रॉब्लम बतावेंगे।